Good afternoon everyone. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. तो बच्चे हम लास्ट टाइम जो हमने स्टार्ट किया था आपका सेकेंड चैप्टर फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो। तो आपके चैप्टर नेम जो है वो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड है उनका जो कैसे स्टोल हो गया, तो ये स्टोरी हमने कल स्टार्ट की थी, कंटिन्यू की थी हमने। और इसके जो राइटर हैं वो है एनिस जंग। तो कल हमने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा था कि ये जो आपका चैप्टर है इसमें 2 स्टोरीज बताई गई हैं। एक स्टोरी बताई गई है जो लड़का साहेब है उसकी स्टोरी, और दूसरा मुकेश लड़का है जो उसकी स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो साहिब की जो स्टोरी है वो है कि समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि किसी टाइम मुझे गार्बेज में से कोई रुपी जो है वो मिल जाता है। तो साहिब की स्टोरी में हमने जो कल डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था वहाँ पे कि जो राइटर है वो साहिब से पूछती है कि आप ये काम क्यों करते हो। तो साहिब क्या है, कौन सा काम करता है साहिब? साहिब जो है वो रैग पिकर है, ठीक है, रैग पिकिंग का काम करता है। और वो कहाँ पे करता था कि जो राइटर है उसके पास जो एक गार्बेज डंप लगा हुआ था वहाँ पे वो डेली आता था और वहाँ से वो सामान उठाता था, मतलब गंद में से वो चीज़ें उसकी जो काम की होती थी वो निकालता था और उनको ले जाता था। फिर राइटर हमें उसके बारे में बताती है कि जो साहिब है वो कहाँ का है। तो वो हमें बताती है कि ये ढाका का रहने वाला था, और लेकिन अब ये यहाँ पर आ चुके हैं, इधर दिल्ली में आ चुके हैं। तो किस रीज़न से आए, क्योंकि ढाका जहाँ ये रहते थे वहाँ पे क्या होता था कि स्टाम जो है वो बहुत ज़्यादा आता था, वहाँ बहुत ज़्यादा तूफान जो थे वो आते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि इनके जो खेत हैं, जिनकी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती थी, इनके जो घर हैं वो भी टूट जाते थे। तो इनको कोई काम नहीं मिलता था, खाने के लिए इनको कुछ नहीं मिलता था, इसलिए ये यहाँ दिल्ली जो है वो आगे हुए थे और यहाँ पे भी ये रैग पिकिंग का काम करते थे। तो ये हमने इसमें पढ़ा था। और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो है आगे इसमें किया था कि जो साहेब लड़का है उससे फिर राइटर जो है वो पूछती है, ठीक है, राइटर उसको कहती है कि आपने जो चप्पल है आपने क्यों नहीं इसको वियर किया हुआ। तो साहेब कहता है कि मैंने चप्पल इसलिए वेयर नहीं की बिकॉज मेरी जो मदर है वो मुझे शेल्फ से इसको उतार के नहीं देती। इतनी देर में जो दूसरा लड़का है वो रिप्लाई करता है, वो कहता है कि अगर इसकी मदर इसको उतार के भी देगी तो ये फिर भी नहीं पहनेगा। उसका मतलब क्या था कहने का कि इसके पास चप्पल है ही नहीं, इस रीज़न से ये चप्पल नहीं पहनता। तो थर्ड जो ये बात कहता है लड़का, उसने खुद शूज़ कौन से पहने होते हैं, डिफरेंट कलर के, एक शूज़ किसी और कलर का था और एक शूज़ किसी और कलर का। तो देन उसके बाद जो राइटर है वो आगे हमें एक स्टोरी बताती है, कहती कि मुझे याद है, आई रिमेंबर, वो कहती आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्राम उडुपी वंस टोल्ड मी। कहते मुझे याद है एक ऐसे आदमी की स्टोरी जो कहाँ पे रहता था, उडुपी में रहता था। और वो मतलब वो उसको बताया करता कि जब वो जंग था, जब वो छोटा था तो वो कहाँ पे रहता था, वो टेम्पल जो है ओल्ड टेम्पल था वहाँ पे वो रहता था। और उसके जो फादर हैं वो क्या थे, पुजारी थे, वहाँ के प्रिस्ट थे, पुजारी थे। कहते वो अक्सर क्या करता था कि टेम्पल के पास रुक के प्रेयर करता था कि गॉड मुझे 1 पेयर ऑफ शूज़ जो है वो दिला दो, मतलब एक शूज़ के जो जोड़ा है वो उसको दिला दो। क्यों? क्योंकि उसके पास शूज़ नहीं थे पहनने के लिए, उस लड़के के पास। और वो लड़का जो है वो बड़ा हो चुका हुआ था, तो उसने स्टोरी बताई थी राइटर को अपनी कि मैं जब छोटा था तो मेरे साथ ऐसा होता, मैं एक पुजारी का बेटा था, मेरे पास शूज़ नहीं होते थे, मैं भगवान के आगे प्रेयर करता था कि मुझे शूज़ जो है वो दिला दो। कहते हैं कि 30 ईयर्स लेटर, अब वो 30 ईयर्स के बाद राइटर कहती है कि मैं वहाँ गई, उस टेम्पल में गई। अब वो जो आदमी जिसकी स्टोरी बताई होगी वो भी एज हो गया होगा, उसके जो फादर उसकी डेथ हो चुकी होगी। कहते हैं कि 30 ईयर्स के बाद मैं जब उस टेम्पल में गई तो वो जो टेम्पल था वो क्या हो गया था, डेसोलेशन हो गया था, बिल्कुल एम्प्टी हो गया हुआ था, ऐसे टूट सा गया हुआ था, इस तरह का टेम्पल हो गया था, पुराना था वैसे भी ऑलरेडी। तो फिर वो कहते हैं कि इन द बैक जॉर्ड, उसके जो पीछे हैं, कहते हैं वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट। अब वहाँ पे क्या रहता है, एक नया प्रिस्ट रहता है, नया पुजारी रहता है। पहले वाला जो था उसकी तो डेथ हो चुकी होगी क्योंकि उस आदमी के फादर था वो। तो कहते हैं कि अब वहाँ पे एक नया पुजारी जो है वो रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहाँ पे रेड और प्लास्टिक चेयर्स थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन द ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग्स ऑन द फोल्डिंग बेड। कहता है कि वहाँ पे एक लड़का उसने देखा, छोटा सा लड़का जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सॉक्स पहनी हुई थी, शूज़ पहने हुए थे। तो उसने क्या किया कि अपना जो बैग है वहाँ पे बेड के ऊपर उसने फेंका।
मतलब अब वो जो पुजारी है अब उसका बच्चा जो है वो शूज़ भी पहनता है। पहले जो पुजारी था उसके बेटे को शूज़ नहीं मिलते थे, तो वो भगवान के आगे प्रेयर करता था कि मुझे शूज़ दिला दो। देन वो कहते हैं कि लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही had finally got a pair of shoes, let me never lose them. The goddess had granted his prayer. कहते हैं कि वो जो लड़का था जो प्रेयर करता था, भगवान के लिए प्रेयर करता था, कहते हैं मुझे उसकी स्टोरी याद आ गई और मुझे मतलब ये चीज़ है कि भगवान ने फाइनली उसकी जो है वो जो उसने प्रेयर की थी उस बात को मान लिया होगा। ठीक है, भगवान ने उसको माना होगा और उस लड़के ने पक्का ये चीज़ कही होगी कि अब जो मेरे शूज़ हैं ये मेरे शूज़ मेरे से दूर कभी ना जाएं। ठीक है, तो कहता है कि लेट मी नेवर लूज़ दैम, कि ये मुझे कभी लूज़ ना हो, मेरे शूज़ कभी मतलब जाए ना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने शायद उसकी जो प्रेयर है वो सुन ली होगी, उस लड़के की प्रेयर सुन ली होगी। कहते हैं यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, तो कहते हैं अब जो यंग बॉय हैं वहाँ के जो प्रिस्ट के बच्चे हैं, वो भी तो प्रिस्ट का बच्चा था ना, वो भी पुजारी का बेटा था। कहते हैं कि वैसे जो है अब पुजारी के बच्चों के पास भी क्या आ गए हैं, शूज़ आ गए हैं। अब उन्होंने शूज़ पहने हुए थे, लेकिन पहले पुजारी के बच्चों के पास शूज़ नहीं होते थे, और शायद भगवान ने उस लड़के की प्रेयर सुन ली। अब पुजारी के बच्चे भी जो हैं वो भी शूज़ पहनते हैं। कहते हैं बट मैनी अदर्स लाइक्स द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस। कहते लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, जो रैग पिकर्स हैं, जो मेरे नेबर में रहते हैं, वो अभी भी क्या हैं, शूज़लेस हैं, उनके पास अभी भी शूज़ नहीं हैं। कहते हैं माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ डेली जेट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। कहते हैं कि मुझे मतलब वहाँ पे उसकी डेली जहाँ पे वो रहती है, डेली में एक जो एरिया है सीमापुरी एरिया जो है, मेरे सीमापुरी एरिया है और वो डेली से थोड़ी सी दूर है, उसको ऐसे मतलब एक बॉर्डर जैसे होता है ना, इस तरह से उसको दिया हुआ है, तो कट उसको किया हुआ है। तो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे दिल्ली से पता नहीं कितनी की दूर है, लेकिन रियलिटी में वो दूर नहीं है ज़्यादा। तो कहते हैं कि वहाँ पे अब ये जो रैग पिकर्स हैं वहाँ पर रहते हैं, जो सीमापुर एरिया है वहाँ पे ये रैग पिकर्स रहते हैं। कहते हैं दोज हु लिव्ड हेयर आर स्क्वैटर्स whom come from बांग्लादेश बैक इन 1971। कहते हैं ये जो सीमापुर एरिया है दिल्ली में, दिल्ली के पास, यहाँ पे जो रैग पिकर्स रहते हैं ये कहाँ से आए हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं। कब आए थे ये, 1971 में, जब यहाँ पे पार्टीशन हुई थी ना उसकी, बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो ये बांग्लादेशी वहाँ से आए थे यहाँ पे और इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं। स्केटर्स होता है इलीगली रहना, कहते हैं यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इलीगली रह रहे हैं। कहते हैं साहिब फैमिली इज़ अमंग दैम, और ये साहिब की फैमिली है वो भी इन्हीं में से है। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, और सीमापुरी तब क्या थे, विल्डरनेस, एक जो बंजर सी, एक मतलब ऐसे खाली सी जगह जो होती है, बेकार सी जो जगह होती है उसको कहा जाता है। कहते हैं सीमापुरी क्या थी, पहले एक बेकार सी जगह थी। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। कहते हैं अब भी ये वैसे ही है, वैसे ही ज़मीन है, लेकिन अब ये एम्प्टी नहीं है। पहले क्या थी, पहले सीमापुरी बिल्कुल एम्प्टी थी, खाली थी। कहते हैं इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मड विद द रूफ्स ऑफ द टीन एंड द टारपुलिन डिवोर्स ऑफ सैवेज ट्रेन रनिंग वाटर्स लाइव्स 10,000 रैट पिकर्स। कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे जो मतलब घर बनाए गए हैं वो किसके बनाए गए हैं, मड के, मिट्टी के बनाए गए हुए हैं। ऊपर इनकी टीन के, इनके छत है, जहाँ जो टारपुलिन होती है, मतलब जो कपड़ा जो टेंट जो उन्होंने लगाए होते हैं उसके ऊपर वो ने डाला हुआ है। कोई सैवेज नहीं है। ड्रेनेज एरिया जो है आपको यहाँ पे मतलब पानी अच्छे से नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, 10,000 रैट पिकर्स रहते हैं। कहते दे हैव लाइव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट विद राशन कार्ड्स एंड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल दैम टू बाय ग्रेन। कहते हैं ये जो यहाँ पे रैग पिकर्स रह रहे हैं ये 30 years से रह रहे हैं विदाउट एनी आइडेंटिटी, इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट मतलब किसी की परमिशन नहीं ली इन्होंने यहाँ पे रहने के लिए, बिना परमिशन ये यहाँ पे रह रहे हैं। सिर्फ इनके पास क्या है, इनके पास राशन कार्ड है, और राशन कार्ड इनको जो है वो वोटर लिस्ट में डालता है। ठीक है, वोटर लिस्ट के लिए इनको राशन कार्ड दिए, जैसे जो लीडर होते हैं उन्होंने इनके राशन कार्ड बना दिए होंगे ताकि हमें वोट जो है वो मिल सके। तो कहते हैं कि इनके पास क्या है, सिर्फ राशन कार्ड है, और वो क्या है, लिस्ट अनेबल दैम टू बाय ग्रेन, और जो क्या करता है मतलब राशन कार्ड से इनको क्या मिलता है, इनको ग्रेन मिलता है, जिसकी वजह से ये कि जो खाना है, जो फूड है उसको खरीद सकते हैं।
फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल्स दैन आइडेंटिटी। तो अब उसने क्या कहा, वहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं, उन्होंने बताया, कहते कि फूड जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी आइडेंटिटी से ज़्यादा, कि हमारी आइडेंटिटी हमें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए फूड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहते इफ़ द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू द बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक वी वुड रैदर लाइव हियर दैन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, says a group of the women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो कहते हैं कि एक मतलब कुछ औरतें वहाँ पे खड़ी थी जिन्होंने टैटर्ड साड़ी पहनी हुई थी, फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी। तो उन्होंने बताया उनको कि अगर हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो रात को, हमारे बच्चे जो, हमारी फैमिली जो है, अगर वो रात को खाना खा के सोती है, उनके पेट में दर्द नहीं होती विदाउट खाना खाए हुए, होता ना कि कई बार भूखा इंसान जो है वो पेट दर्द से मरता है जब, तो उनको तकलीफ़ होती है। तो कहते हैं बिना तकलीफ़ के, बिना किसी पेन के अगर वो खाना खा के बेड के ऊपर सो जाते हैं, तो हमारे लिए, हमें जो आइडेंटिटी है हमें ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ इतना ज़रूरी है कि हमें जो है खाना जो वो मिल सके, ठीक है, फूड जो है वो हम खरीद सकें। तो कहते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा ये चीज़ कि आपने क्यों छोड़े अपने घर, तो कहते हैं कि घर से हमें कुछ नहीं मिलता था, वो जो फील्ड से हमें उससे कुछ नहीं मिलता था, तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे रैग पिकिंग का काम करें और कुछ हम यहाँ से खा लें। कहते हैं वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम चिल्ड्रंस ग्रू अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। तो कहते हैं कि यहाँ पे भी इनको खाना मिलता है, ये वहीं पे अपने जो ट्रांजिट होम्स होते हैं उनको उठा के ले जाते हैं। ट्रांजिट होम जो मतलब इन्होंने टेंट वगैरह से जो घर बनाए होते हैं, तो एक जगह से उठाते हैं तो दूसरी जगह ले जाते हैं। कहते हैं जहाँ इनको खाना मिलता है वहीं पे ये चले जाते हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो भी इनके साथ साथ ही बड़े होते हैं, और वो भी इनके क्या बन जाते हैं, इनके पार्टनर बन जाते हैं इनके काम में, जो काम जो करते हैं ना ये रैग पिकिंग का, तो बच्चे भी आगे फिर वही काम करते हैं। एंड सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, मतलब सीमा, वो कहता है कि अगर सीमापुरी में किसी ने रहना है, वो एरिया ही पूरा इनका ही है, रैग पिकर्स का ही है। तो कहते हैं अगर किसी ने सीमापुरी एरिया में रहना है तो उसको कौन सा काम करना है, उसको रैग पिकिंग का काम करना है, उसका मतलब वो रैग पिकिंग ही करेगा। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ रिक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ द फाइन आर्ट गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड। कहते हैं थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों के बाद इनके लिए ये क्या बन जाता है, एक आर्ट की तरह बन जाता है, मतलब इनका एक काम बन जाता है कि हमने अपना काम जो है करना, ये हमारा काम है। ये नहीं कि इनको ज़बरदस्ती लगती है कि हमारे साथ ऐसा किया गया तो हम ये काम करें, इनको ऐसा लगता है ये हमारा काम है। और गार्बेज जो उनके लिए वो क्या बन जाता है, गोल्ड बन जाता है। गार्बेज क्यों गोल्ड बन जाता है, बिकॉज वहाँ से उनको कुछ ना कुछ चीज़ें वो इनके काम की मिल जाती हैं, जिसको वो क्या करते हैं मार्केट में बेच कर तो कुछ पैसे कमा लेते हैं। कहते हैं इट इज़ देयर डेली ब्रेड अ रूफ ओवर हेड्स इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ मोर इवन मोर। कहते हैं कि इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अब ये इनका डेली का काम हो चुका हुआ है, ठीक है। और रूफ जो है रूफ ओवर देयर हेड्स इवन, कहते हैं कि अगर इनके छत जो है वो भी लीकिंग हो, लेकिन फिर भी ये बच्चे क्या करते हैं, इनके लिए बहुत है, इन्होंने यही काम करना होता है। कहते हैं समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपीज़ साहिब सेज हिज आइज लिटिंग अप। अब साहिब जो है वो उसको बताता है, राइटर को बताता है, कहता है कि किस टाइम क्या होता है कि यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, कोई रुपी हमें मिल जाते हैं, किसी टाइम हमें 10 रुपीज़ का नोट मिल जाता है यहाँ से। साहिब उसको बताता है राइटर को, उसकी मतलब ये बताते हैं उसकी आंखें जो थी वो क्या कर रही थी, लाइटनिंग कर रही, चमक रही थी। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। कहते हैं कि अगर आपको कोई सिल्वर कॉइन यहाँ से मिल जाता है, कोई यहाँ से पैसा मिल जाता है गार्बेज से, तो आप फिर उस चीज़ को स्टॉप नहीं करते हो, स्क्राउंडिंग को आप स्टॉप नहीं करते हो, मीन्स आप सर्चिंग को स्टॉप नहीं करते हो। वो लड़का उसको बता रहा है कि अगर मिलता है तो फिर हमें और होता है कि हम ढूंढेंगे तो शायद हमें कुछ और पैसे यहाँ से मिल जाए, होप होती है उनको मिलने की। कहता है इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रंस गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। कहता है ये जो गार्बेज का मतलब है इन बच्चों के लिए कुछ अलग है, इनके पेरेंट्स के लिए कुछ अलग है। बच्चों को क्या होता है, हमें यहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, कोई शायद कोई हमें कोई कॉइन मिल जाए, कोई नोट हमें यहाँ से मिल जाए। कहता है ये बच्चों का जो मीनिंग होता है गार्बेज को वो करना, देखना, यहाँ से चीज़ें उठाना, वो इनके लिए कुछ और है, इनके पेरेंट्स के लिए कुछ और है। कहता है फॉर द चिल्ड्रंस इट इज़ अ रैप्ड इन अ वंडर एंड फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, बच्चों के लिए ये क्या है, रैप इन द वंडर, और
जो एल्डर्स हैं, इनके बड़े हैं, उनके लिए ये क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब जिंदा रहने के लिए। वन विंटर I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis। कहते हैं एक मॉर्निंग मैंने साहिब को देखा कि वो कहाँ पे खड़ा था, फेंस के पास खड़ा था। फेंस गेट की जो मतलब चार दीवारी होती है वहाँ पे वो खड़ा था, जो उसकी नेबरहुड में क्लब था वहाँ पर वो खड़ा था। कहते हैं वो किसको देख रहा था, साहिब किसको देख रहा था कि जो दो यंग मैन थे उनको वो देख रहा था जो क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। उन्होंने क्या पहनी हुई थी, वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने कहा कि मुझे जो गेम है वो पसंद है। साहिब ने कहा, कहते हैं मुझे गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो उसको अक्सर यहाँ से देखता था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, साहिब उसको बताता है, कहता है कि मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये जो फेंस है, ये जो क्लब है, मैं इसके अंदर जाता हूँ जब यहाँ पे कोई भी नहीं होता। कहता है द गेट कीपर्स लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर होता है वो मुझे स्विंग का यूज़ करने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर शर्ट्स एंड शॉर्ट्स। कहता है साहिब जो है उसने भी क्या पहने हुए थे, शूज़, टेनिस शूज़ पहने हुए थे, जो थोड़े से उसकी जो शर्ट है, उनके जो ड्रेस है उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे। सम गेव देम टू मी, साहिब ने उसको बताया ये जो शूज़ हैं ये किसी ने उसको दिए हुए थे। कहते हैं ही सेज इन द मैनर्स ऑफ एन एक्सप्लेनेशंस द फैक्ट दैट दे आर discarded shoes fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। कहते हैं कि ये जो उसने एक्सप्लेनेशन मतलब बताया उसने कि ये जो शूज़ है उसको किसी ने दिए हुए थे, और कहते हैं कि ये जो शूज़ हैं ये पक्का उस किसी रिच बच्चे ने इसको दिए होंगे जिसने इसको पहनने से मना कर दिया होगा। क्यों पहनने से मना किया होगा, बिकॉज उसमें क्या था, एक छोटा सा होल हो गया हुआ था और किसी रिच बच्चे ने इसको पहनने से मना किया होगा, इस वजह से इसको ये शूज़ मिल गए होंगे। और इसको इस चीज़ का नहीं है कि इसमें कोई होल है, इसको सिर्फ ये क्या है कि मुझे शूज़ मिल गए हैं। कहता है फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड फुट बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। कहता है कि ये जो शूज़ है उसका जो सपना है, किसका सपना, जो वेयर फुट होते हैं, जो नंगे पाँव घूमते हैं बच्चे, उनका ये तो सपना, जो ड्रीम है ये तो फुलफिल हो गया होगा कि उसको शूज़ मिल गए थे पहनने के लिए, लेकिन उसके जो गेम खेलने का एक सपना था, जो वो कहता था कि मुझे ये गेम पसंद है, मुझे भी खेलना मतलब पसंद लगता है, ये इसका सपना जो है वो सपना ही रहेगा। दैट दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। कहते हैं इस मॉर्निंग जो है उसने देखा कि एक मॉर्निंग जो है साहिब वो कहाँ पे, मिल्क बूथ के रास्ते पर था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब उसने उसको बताया, राइटर है उसको उसने बताया, उसको मिला ना एक दिन उसको मिला, तो उसने उसको बताया कि अब मैं कहाँ पे काम करता हूँ, अब मैं टी स्टॉल जो है वो वहाँ पे मैं काम करता हूँ। उसने इशारा करवाते उसको कहा कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ। कहता है ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस आई एम पेड 800 रुपीज़। कहता है कि मुझे यहाँ से 800 रुपीज़ जो है वो दिए जाते हैं एंड ऑल माई मील्स, और मुझे मील्स भी दिए जाते हैं, मुझे खाना भी यहाँ पे दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। कहते मैंने उससे पूछा, राइटर कहते मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। कहते उसका जो फेस था वो क्या दिख रहा था, अब केयरफ्री लुक जो पहले उसको एक लुक थी, मतलब बिना कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जहाँ उसका मन किया वहाँ वो चला गया, जहाँ जो चीज़ उसने वहाँ से गार्बेज से लेनी थी वो वहाँ से ले लेता था और खुश रहता था। कहता ये जो उसकी लुक थी केयरफ्री थी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, वो अब उसके फेस के ऊपर नहीं थी। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। कहता है कि ये जो उसका कनिस्टर था, स्टील का कनिस्टर था, ये अब भारी लग रहा था। किससे भारी लग रहा था, किससे हैवी लग रहा था, वो जो प्लास्टिक बैग वो अक्सर कैरी करता था शोल्डर के ऊपर, वो उसको थोड़ा लाइट लगता था। लेकिन ये जो कनिस्टर इसने पकड़ा हुआ है, ये कनिस्टर इसको हैवी लग रहा है। हैवी क्यों लग रहा है, क्यों है हैवी नहीं, एक्चुअली में वो हैवी नहीं था, कनिस्टर जो है वो कम है, लेकिन जो प्लास्टिक बैग उसका होता था उसके बीच में वो कितना सामान डालता था वो हैवी होता था, लेकिन वो उसको हैवी नहीं लगता था, ये इसको हैवी लग रहा है। हैवी क्यों लग रहा है, बिकॉज इस टाइम इसको किसी के प्रेशर में, किसी के अंडर काम करना था, इसलिए इसको ये हैवी लग रहा था। ऐसे वो अपनी मर्जी से जो चीज़ उठाना चाहता था वो उठा लेता था, जो उसको पसंद आती थी वो ले लेता था, उसको वो चीज़ हैवी नहीं लगती थी, वो जो बैग उठाता था वो उसको हैवी नहीं लगता है।
कहता है दिस बैग इज हिज, द कनिस्टर्स बिलोंग टू मैन हु ओन द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो कहता है ये जो कनिस्टर था ये किसका था, ये किससे रिलेटेड था, उस मैन से जिसकी शॉप थी, ठीक है, जिसकी टी शॉप थी, ये उसका कनिस्टर था। तो अब जो साहिब है वो अपना मास्टर नहीं रहा, मतलब अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है। जो उसको वो पहले क्या करता था, वो किसी के अंडर काम नहीं करता था, अपना बैग उठाता था, जो चीज़ उसकी मन करती थी वहाँ से उसको वो उठाता और ले जाना होता था उसको। कुछ था पहले वो, लेकिन अब जो है वो उसकी हंसी जो है वो अब चली गई थी, अब वो किसी के अंडर काम करता है। तो बेटा ये आज मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट है, आपके जो सेकंड चैप्टर लास्ट सप्रिंग, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे हमने कंप्लीट किया है। तो कल हम न्यू स्टोरी इसी में से पढ़ेंगे। तो न्यू स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक कार जो है उसको ड्राइव करना चाहता हूँ। और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी किसकी है, मुकेश की, ठीक है, मुकेश जो लड़का है ये इसकी स्टोरी है। तो कल हम मुकेश की स्टोरी पढ़ेंगे। सो बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।